चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सेक्शन 23 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता था, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती थी, उसकी इनकम जीरो हो जाती थी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते थे, वो भी ओल्ड रिजिम में, ध्यान रखना, न्यू रिजिम में तो वो भी नहीं था। तो यानी कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जीएबी नील होती थी। फिर मैंने आपको बोला था एक बजट में अमेंडमेंट आई थी बाद में, तो उन्होंने बोला था 2 हाउस प्रॉपर्टी तक भी हम जीएबी नील लेंगे, लेकिन 1 और 2 जो हाउस प्रॉपर्टी हैं उसके लिए ना कंडीशन थी कि आप जिस सिटी में काम कर रहे हो उसी सिटी में आपका घर नहीं होना चाहिए। आपको, मैं यहाँ जनकपुरी में काम कर रहा हूँ, दिल्ली में मेरा घर है और मैं उस घर में नहीं रह रहा हूँ, लेकिन वो मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तो वो नहीं मानते थे। या दिल्ली में मेरे पास एक मकान दिल्ली में, एक मकान मेरे एंसेस्टर हाउस में है, घर में, गाँव में, तो अब मैं वहाँ कोई रह सकता हूँ, वहाँ तो नहीं रह सकता। तो कहते थे तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों मान लें, तो वहाँ पे उससे कुछ एसोसिएटेड कंडीशन थी सेक्शन 23 में कि कब हम डीएलओ मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड मांगेंगे, ताकि दोनों मकानों की जीएबी नील हो जाए। तो अब उन्होंने कह दिया ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सेक्शन 23 से हम सारी कंडीशन हटा रहे हैं जिसमें हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, हम दोनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय डिफॉल्ट मान लेंगे। अगर आपके पास 2 ही प्रॉपर्टियां हैं, अगर 2 से ज्यादा होती है तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 लग जाता है, डीम टू लेट आउट का कंसेप्ट लग जाता है। तो 2 से ज्यादा में तो डीम टू लेट आउट लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई 23-4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 में जाके चेंज कर दिया कि अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टियां हैं या एक प्रॉपर्टी है, चाहे आप उसमें रह नहीं भी रहे हो, बिकॉज ऑफ योर ड्यूटी रीजंस, है ना, आपके ऑफिशियल ऑब्लिगेशन की वजह से, आपके बिजनेस ऑब्लिगेशन की वजह से आप उसे भी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो, रह कहाँ रहे हो, जहाँ आपका बिजनेस है उसी में रह रहे हो। मान लीजिए आपने घर दिल्ली में है आपका, आपने कोई आउटलेट खोला कहीं और जाके, मान लीजिए जम्मू में जाके आउटलेट खेला, जम्मू कश्मीर में जाके, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आउटलेट खोला, जहाँ आपने दुकान ली थी उसी में ऊपर किराए पे रह रहे हो, दुकान किराए पे थी, वहीं आप उस दुकान रात को बढ़ाते हो, ऊपर सो जाते हो, अलग से क्या खर्चा करना, है ना, सुबह टाइम पे उठ भी जाता है, साफ सफाई हो जाती है, सब काम हो जाता है। तो जो दिल्ली वाला घर है, क्या उसमें रह रहे हो आप? नहीं, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना बड़ा मुश्किल होता था, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानते थे। अब लेकिन मेरी बिजनेस पर मजबूरी है ना, मैं वहाँ रात को जम्मू से वापस दिल्ली आऊँ घर रहने के लिए कि तुम जीएबी नील मान लो, तो इसलिए वो कंडीशन उन्होंने सारी अबॉलिश कर दी है। अब वो कह रहे हैं 1 और 2 दोनों हाउस प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट नील मान लेंगे, अगर आपकी ड्यू टू योर बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप उसको ऑक्यूपाइड नहीं भी कर पा रहे हो तो भी हम उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानेंगे। पहले उसको ऑक्यूपेंसी में वहाँ रहना पड़ता था, है ना। अब अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे C4 में जनकपुरी में मेरा ये ऑफिस है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे भी मेरा घर हो, लेकिन मेरे को कंपनी ने बोल रखा है भाई देखो 24/7 क्लासेस चलानी है, दिन में जब तुम्हें रेस्ट करना है कर लो, रात को 2 बजे से इंटरनेशनल क्लासेस चलानी है, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। अब घर से मैं चिल्ला क्लास चलाऊंगा तो घर वाले भगा देंगे, वैसे ही हमें भी नहीं सोने दे रहे, खुद भी नहीं सो रहे, तो मेरे को क्या रहना है, यहीं रहना पड़ेगा। तो अब मैं अपने घर जा ही नहीं पा रहा हूँ, बेशक घर मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो कंडीशन उन्होंने हटा दी है। अच्छा, एक बिजनेस है, पीजीबीपी में केवल एक ही चेंज आया है, पीजीबीपी के एक नया सेक्शन आ गया 44DD-B। अभी क्योंकि 44 के सेक्शन आपने पढ़े नहीं है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि एक हमने प्रिजम्पटिव इनकम का नया सेक्शन डाल दिया है जिसमें टैक्स रेट 25% है, फ्लैट 25% टैक्स रेट है। प्रिजम्पटिव टैक्स नॉन रेजिडेंट के लिए, for non-resident engaged in the business of establishing and operating electronic manufacturing facility or a connected facility for manufacturing or production of electronic goods, article और things। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कोई सर्विस देता है तो वो यहाँ पे अपनी इनकम पे प्रेजेंटिव बेसिस पे 25% का टैक्स दे सकता है, फ्लैट प्रेजेंटिव इनकम। पीजीबीपी से रिलेटेड एक ही सेक्शन है, जब हम प्रेजेंटिव इनकम 44 पढ़ेंगे तो वहाँ और सारे बहुत सारे सेक्शन है, 44AD है, ADA है, AD 44AE है, तो एक ये भी है। तो ये एक पिछले साल लाए थे शिपिंग कंपनी के लिए, एक इस साल ले आइए। तो 44AD जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज देगा उसके लिए 44AD के प्रेजेंटिव इनकम है, नॉन रेजिडेंट के लिए वो अपनी इंडिया में इनकम 25% मान लेगा प्रेजेंटिव बेसिस पे। अच्छा, एक कुछ और फायदे की चीज आई इसमें, एक ना NSS है, नेशनल सेविंग स्कीम है, जिसके अंदर किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSS है ना। तो उसके अंदर क्या होता था, जब आप इन्वेस्ट करते थे तो ATC की छूट मिलती थी, ATC की डिडक्शन मिलती थी, और 1.5 लाख रुपए तक की ATC आपको पता ही है, 1.5 लाख रुपए तक की है, तो किसी भी स्कीम में डालते हो उसमें से NSS भी था, नेशनल सेविंग स्कीम थी, उसके अंदर कई सारी चीजें थी। आप अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको
ATC में छूट मिल जाती थी, 1.5 लाख के लिए वो क्वालिफाई होता था, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता था, ठीक है, उसकी विड्रॉल भी टैक्सेबल होती थी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा इस साल आपने टैक्स एग्जम्पशन ले ली, लेकिन जब 5 साल 10 साल बाद जब विड्रॉ करोगे तो टैक्स लगता था। तो लेकिन अगर वो विड्रॉल आपका लीगल हायर लेता है, मतलब वो एसएससी जो अब नहीं है ना, मान लीजिए मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट करी, मिस्टर ए अगर अपने लाइफ टाइम में उसे निकालेंगे तो टैक्सेबल इनकम होती थी, है ना, टैक्सेबल इनकम होती। मिस्टर ए इज नो मोर, तो पैसा किसको जाएगा? लीगल हायर को। तो इनहेरिटेंस में मिले हुए पैसे पे टैक्स लगता नहीं है ना, गिफ्ट बिल और इनहेरिटेंस से जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स लगता नहीं है, तो वो इसलिए वहां पे उसके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता था। और पिछले साल 29 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ने कह दिया हम इस पर ब्याज भी नहीं देंगे, आपके स्टैंड स्टिल पैसे पे, नई इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं, पुराने वाले पे ब्याज भी नहीं देंगे। अब ब्याज नहीं दोगे, पैसा निकालने भी नहीं दोगे, ब्याज भी नहीं दोगे, तो फिर लोगों ने बोला भाई तुम पैसा निकालने नहीं दे रहे हो, रखे हुए पैसे पे ब्याज नहीं दे रहे हो, तो जिन लोगों को जरूरत नहीं थी तो वो निकाल नहीं रहे थे, क्योंकि ब्याज तो कमाई रहा था, 7% के आसपास का ब्याज आ रहा था उस पर, तो मेरे को जरूरत नहीं है पैसा, क्योंकि मैं निकालूंगा तो टैक्स लग जाएगा, है ना, और मेरे टैक्स स्लैब में जाके टैक्स लगता है वो, तो अगर मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को और करंट में पैसे की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है वो टैक्स देके निकाल ही लेंगे, मजबूरी है ना, जिनको जरूरत है तो टैक्स का इंतजार कोई करेंगे, फिर दे देंगे, लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, मैं निकाल भी नहीं रहा हूँ। अब तुमने 29 अगस्त 2024 को बोल दिया अब आगे हम ब्याज भी नहीं देंगे, तो मेरा पैसा लेके क्यों बैठे हो फिर? तो इसलिए उन्होंने आपकी बार ATCCA में अमेंडमेंट डाल दी है। ATCCA में बोल दिया है कि अगर आप विड्रॉल करोगे NSS नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर जो जमा पैसा है, जितना भी पैसा हो, उस पर हम अब टैक्स नहीं लेंगे, वन टाइम निकाल के बाहर आ जाओ, टैक्स नहीं। उस पैसे को फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर लो। हो क्या रहा था, वो पैसा एक जगह पे स्टैंड स्टिल हो गया था, उसमें कोई इकोनॉमी में अब जहां से भी NSS से जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट थे, ज्यादातर सीनियर सिटीजन वगैरह, बहुत सारे लोग पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे 15-15, 20-20 लाख रुपए डाल रखा है, 25-25 लाख रुपए, तो अब वो निकालेंगे तो कहीं नई स्कीम हो तो डालेंगे, वो पैसा वहीं पड़ा पड़ा स्टैंड स्टिल था, गवर्नमेंट कह रही है ब्याज भी नहीं देंगे, तो भाई हमारा पैसा वापस करो। तो उन्होंने समझ आ गया उनको, उन्होंने बोला ATCCA में हमने लिमिट डाल दी है, वो सॉरी अमेंडमेंट डाल दी है कि अगर आप वहां से पैसा निकालोगे तो ATCCA में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि सेक्शन 80 के अंदर कुछ इनकम, कुछ डिडक्शन इनकम बेस्ड होती है, कुछ डिडक्शन वैसी होती हैं, तो ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। जैसे 80TTA, पता है 80TTA किसे क्या होता है? 80TTA इंटरेस्ट, हाँ, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी एग्जम्पशन मिलती है ना, तो ATCCA की डिडक्शन आपको मिल जाएगी अगर आप NSS से पैसा निकालोगे, तो वो इनकम बेस्ड डिडक्शन है। 80TTA भी है ना, 80QQB भी रॉयल्टी जो है वो भी डिडक्शन बेस्ड इनकम बेस्ड डिडक्शन है। अगर आपकी रॉयल्टी की इनकम होगी तो आपको 3 लाख की छूट मिलेगी, रॉयल्टी की इनकम नहीं होगी तो 80QQB भी आपके लिए काम नहीं करेगी। एग्जिस्टिंग प्रोविजन में आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब निकालोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक था 194EE, इसमें 194 के जो भी सेक्शन है वो TDS के हैं, है ना, तो वो कहता था TDS कटेगा, आप TDS पढ़ के आए हो ना, तो वो कहता था TDS अगर वहां से पैसा निकालोगे विड्रॉल होगा, विड्रॉल टैक्सेबल है, अगर TDS नहीं कटा तो आप बताओगे मेरी विड्रॉल हुआ, तो जब विड्रॉ होता था वो एजेंसी TDS काट देती थी, जहां भी अपने पैसे जमा के पोस्ट ऑफिस में या जहां भी पैसे जमा वो TDS काट देती थी। तो अब अगर विड्रॉल एग्जम्प्ट हो गए तो 194E का TDS भी खत्म हो गया, अब कोई TDS नहीं आएगा। आफ्टर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80CC TDS अंडर 194EE विल नॉट बी एप्लीकेबल। जब वो मेरी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो उस पर 194EE में TDS काट के क्या करोगे ना, तो TDS भी अब नहीं कटेगा, ये भी खत्म हो गया, 194EE खत्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ यहाँ चलते हैं, पहले यहाँ तो ये तो स्लैब तो आपने देखी है ना, ये तो आपने देख लिए, ये तो अभी आपने ही मुझे बताए थे। ये क्या है, एक सेक्शन 206 था, क्या कह रहा था कि अगर आप बाहर LRS के अंदर बाहर, अगर आप यहाँ से बाहर फॉरेन करेंसी भेजते हो पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, तो TCS लगता था, ठीक है। एजुकेशन पे 0.5 TCS बनता, 0.5% TCS था, मतलब अगर आप 50 लाख रुपए भेजोगे तो उस पर 0.5% का TCS भी जमा करना पड़ेगा, आपका बजट बढ़ जाएगा, है ना, TCS और करना, ठीक है। जब आप ITR भरोगे, अगर आपकी इनकम नहीं होगी तो आपको रिफंड हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को अप्रैल में भेज रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ, ठीक है, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ उसकी एजुकेशन के लिए, और 0.5% का 5 लाख रुपए का TCS और दूंगा मैं उसके ऊपर। अब मेरे को वो भी तो लाने पड़ेंगे ना, पैसे तो लाने ही पड़ेंगे। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने 206C के अंदर अमेंडमेंट डाल दी कि अगर वो लोन किसी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एजुकेशन का पैसा भेज रहे हो, दो मतलब कंडीशन है कि एजुकेशन का पैसा होना चाहिए और लोन होना चाहिए। अपने सेल्फ बजट से भेजोगे TCS लगेगा, ध्यान रखना। अपने पैसों से, अपने फंड से पैसा भेजोगे तो TCS है एज एप्लीकेबल अर्लियर, लेकिन अगर आपने एजुकेशन के लिए पैसा भेजा है और वो स्पेसिफाइड बैंक से लोन लेके भेजा है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके भेजा, तो TCS नहीं देना।
मतलब आपको लोन अपने पैसे के लिए चाहिए, अपनी जरूरत के लोन चाहिए, टीसीएस के लिए लोन नहीं चाहिए। ठीक है, ये 2061H था। इसमें क्या होता था कि सेल ऑफ गुड्स में ना टीसीएस भी लगता था और टीडीएस भी लगता था। ये अकेला ही सेक्शन था जो गुड्स, जितने भी आप टीडीएस के सेक्शन पढ़ के आए हो वो सारे सर्विस के हैं। ध्यान से देखना, 194 के जितने सेक्शन थे वो सब सर्विस पे टीडीएस काटते थे, लेकिन वहां पे 194Q था और ये 206C था, इसके पैरेलली दोनों जगह पॉइंट सेम रेट था, 0.1% टीसीएस या 0.1% टीडीएस। मतलब अगर मैंने आपको कोई गुड्स बेची है तो अब आप मुझे पैसा दोगे, ठीक है। मैंने मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए का सामान बेच दिया तो आप मुझे 50 लाख रुपए दोगे, मैं आपसे बोलूंगा 50 लाख नहीं, 50 लाख 5,000 रुपए दो, 0.1% टीसीएस भी दो, मुझे खाली 50 लाख नहीं चाहिए। अब मुझे आपसे 50 लाख 5,000 रुपए चाहिए थे, 0.1% का टीसीएस भी चाहिए था। वो टीसीएस मैं आपके पैन नंबर पे जमा करा था और फिर गवर्नमेंट को पता लगता कि आपने मेरे से 50 लाख का सामान खरीद लिया। उधर से 194Q था, आपको बाउंड कर रहा है 194Q कहता नहीं, तुमने आनंद से सामान कराया, तुम आनंद का 50 लाख में से टीडीएस काट लो, वही 0.1% वाला। तो दोनों को कोई मतलब नहीं था, ठीक है, दोनों आपस। अब लड़ाई झगड़ा क्या होता था कि मैं आपसे 5,000 फालतू ले लूं या 5,000 आप काटोगे, है ना। तो जो प्रिवेलिंग पोजीशन में होता था वो आगे चले जाता था और गवर्नमेंट को कोई अलग से कोई फायदा कोई होता, तुम एक ही कोई सेक्शन लाना चाहिए था ना। तो 194Q को हटा, 194Q आज है, 206C1H गायब कर दिया। कहने अब जो सेलर है, सप्लायर को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैंने आपको सामान बेचा था ना, अब मैं आपसे टीसीएस नहीं काटूंगा, मेरे पास 206C1H अब मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। अब जो टीडीएस काटना है आप नहीं काटना है, वो कहाँ काटना है, 194Q में, वो पहले भी था आज भी था। तो अब हम दोनों आपस में लड़ेंगे, अब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो थे ना पीएसयू, वो सुनते तो है नहीं किसी की, वो कहते थे तूने मेरे को 50 लाख से ज्यादा का माल सप्लाई करा और मैं टीसीएस भी लगाऊंगा तेरे पे, है ना। तो वो वाली कहानी गड़बड़ थी, तो वो सुनते नहीं थे, वो टीसीएस काट के जमा करा देते थे। तो ये एक ही चीज पे दो जगह हो जा रहा था गड़बड़। तो ये 206C1H खत्म कर दिया। आया भी ये 2020-21 में कहीं था, ज्यादा पुराना था भी नहीं, हटा भी दिया जल्दी से। तो अब क्या है, केवल 194Q एप्लीकेबल है, 206C गायब हो चुका है। अब उस पर अब बायर को कुछ नहीं करना, सॉरी सेलर को कुछ नहीं करना, बायर ही टीडीएस काटेगा, सेलर को कुछ नहीं करना। 206AB द प्रोविजन ऑफ हायर टीडीएस। पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए आपने 2 साल आईटीआर नहीं भरी, कंटिन्यूस 2 साल आईटीआर नहीं भरी, तो आपका टीडीएस ज्यादा कटेगा, डबल रेट से कटेगा, 20% और हायर, डबल विच एवरेज हायर, है ना। तो अब वो 206AB भी खत्म कर दिया। अब वो कहते हैं केवल उन्हीं का टीडीएस ज्यादा काटना है जिनका पैन नंबर इनऑपरेटिव है, जिनका पैन ही काम नहीं कर रहा है। यानी कि पैन कब काम नहीं कर रहा, जब आपने पैन और आधार आपस में लिंक नहीं करा सके। तो 206AB में से हायर टीडीएस का कंसेप्ट खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, अगर आपने लगातार, पहले था कि 2 में से 1 साल आपने आईटीआर नहीं भरी तो आपका टीडीएस ज्यादा कट जाएगा, सॉरी लगातार 2 सालों की टीडीएस आईटीआर नहीं भरी तो हम आपका हायर टीडीएस काटेंगे। बाद में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि मान लीजिए जैसे अभी ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, ये 24-25 चल रहा है। वो कहता था देखो क्या इसने 23-24 की रिटर्न भरी या 22-23 की, मान लो आपने ये नहीं भरी और ये भर दी तो भी आपका हायर टीडीएस कटेगा क्योंकि ये नहीं भरी। अब उल्टा कर लो, ये वाली भर दी और ये नहीं भरी, अब 2 में से एक ही साल है ना, तो भी आपका हायर टीडीएस कटेगा। शुरू में जब ये आया था पूछता था कि अगर उन्होंने दोनों सालों का आंसर नो आ रहा है तभी हायर टीडीएस काटना है। उसके अगले ही साल उन्होंने अमेंडमेंट करके कि 2 में से 1 साल भी ऐसा होना अगर आपने आईटीआर नहीं भरी तो भी हायर टीडीएस काटना है। तो अब उन्होंने इसको हटा दिया 206AB को। वो ये कहते हैं कि अगर आपने 2 साल आईटीआर नहीं भरी, 3 साल आईटीआर नहीं भरी, हायर टीडीएस नहीं कटेगा। हायर टीडीएस कब कटेगा, जब आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। वो वही वाला केस है विदाउट पेन वाला, है ना। आप पेन ही नहीं दे रहे तो फिर हम क्या करें, पेन तो आप कम से कम चला के रखो ना, आप इनकम कमा रहे हो, पेन नंबर चला के रखो, आप कम से कम आईटीआर नहीं भी भर रहे हो तो नहीं कटेगा। हो सकता है इसमें अभी और बीच में चेंज है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये शायद क्यों हटाया इन्होंने 206AB, ये शायद इसके लिए हटाया है क्योंकि 139(8)A को भी अमेंड कर दिया ना उन्होंने। अब 139 ये तो कहता था 2 साल की आईटीआर नहीं भरोगे तो हम टीडीएस एक्स्ट्रा काट लेंगे, है ना, 2 में से 1 साल भी नहीं भरोगे तो एक्स्ट्रा काट लेंगे। लेकिन 139(8)A ने क्या कह दिया, वो कहता आप तुम पिछले 4 सालों की रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हो। तो अभी ये गुंजल में कौन हो जाएगा। 206AB मान लो एक्टिव रहता, मैंने कहता मैंने 2022-23 की आईटीआर नहीं भरी, नो, 23-24 की आईटीआर फाइल कर दी है, यस। अब 24-25 में आप मेरे से पूछोगे भाई तुमने इससे दोनों साल की आईटीआर नहीं भरी तो तुम्हारा टीडीएस हायर कटना था, है ना। मैंने 1 साल भरी 1 साल नहीं भरी तो हायर कटना था। लेकिन इसने मुझे बोल दिया कि तुम अगले 4 साल तक कभी भी रिटर्न भर सकते हो। तो मैं बोलूँगा भाई अभी तो मेरे पे 139(8)A खुला है ना,
मैं भर दूंगा ITR, क्या दिक्कत है? 4 साल दे तो दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, वो मैं दे दूंगा, ITR भर सकता हूँ। तो इसीलिए वो डिस्प्यूट ना हो जाए करके तो उन्होंने ये 206AB को अबॉलिश कर दिया कि आप ITR भरोगे नहीं भरोगे, हम एक्स्ट्रा TDS नहीं काटेंगे, जो नॉर्मल रेट का TDS है वही काटेंगे। अगर पैन बंद हो जाएगा तो एक्स्ट्रा कटेगा, वो तो पहले भी था। तो 139(8)A क्या होता है? ये होती है अपडेटेड रिटर्न, है ना। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 अभी गया है, इसकी लास्ट डेट, एक्सटेंडेड लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 हो गई थी, अदरवाइज ये 31/12 ही होती है। अब ये 31/12/2024 एक्चुअल डेट थी अपनी ITR फाइल करने की, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR ओरिजिनल डेट, जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल की रिटर्न जिनकी ऑडिट नहीं होती, उनकी 139(1) में ओरिजिनल डेट थी 31 जुलाई विदाउट पेनल्टी, है ना। 31 जुलाई 24 तक आपने ITR भरनी थी, लेकिन आप संभव आप किसी रीजन से 31 जुलाई 24 को अपनी ITR नहीं भर पाए, तो एक और स्पीड ब्रेकर था आपके पास 31 दिसंबर, यहाँ तक भर सकते थे। यहाँ तक भरने में क्या होता है, आपको 234F की एक लेट फीस लगती थी 1000 रुपये की, फॉर इनकम अप टू 5 लाख, है ना। 5 लाख या उससे कम की इनकम है तो 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी। फिर 234F में पेनल्टी हो जाती थी 5000 रुपये की, इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो पेनल्टी 5000 हो जाएगी, ये लगती थी, ठीक है। तो मैं लेकिन 31 दिसंबर तक भर सकता था, यहाँ तक 1000 रुपये 5000 रुपये की। अगर मेरा TDS भी बचा होगा तो मैं रिफंड भर लूँगा। मान लो मेरा TDS का रिफंड आना है 80,000 रुपये का, तो 5000 कट जाएंगे ना इसमें से, 75 तो मिलेगा। ITR नहीं भरूंगा तो मैं दो डिफॉल्ट में चले जाऊँगा। एक तो मैंने ITR नहीं भरी, डिपार्टमेंट बोलेगा तुमने ITR नहीं भरी, डिफॉल्ट कर रहे हो, प्लस मेरा 80,000 का TDS भी चला जाएगा, है ना। 80,000 का TDS भी चला जाएगा, तो अब क्या होगा, इस 80,000 में 5000 की 234F की पेनल्टी घटेगी, 75,000 मेरे को मिल जाएंगे, तो भी कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या था, 139(8)A क्या कहता था, आप इस मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका असेसमेंट ईयर क्या है 24-25, दिस इज असेसमेंट ईयर, और ये खत्म कब होगा 31 मार्च 2025 को। यहां तक आप क्लियर है? असेसमेंट ईयर 24-25 विल बी एंडेड ऑन असेसमेंट ईयर ऑन 31 मार्च 2025। तो असेसमेंट ईयर 24-25 31 मार्च 25 को जाके खत्म होगा। यहां से लेके 2 साल तक आप ये वाली रिटर्न भर सकते हो अपनी 139(8)A के अंदर, इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न आप यहां तक भर सकते हो, यानी कि 31 मार्च 27 तक अपनी ITR भर सकते हो फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट, यानी कि अभी भी आप 31 मार्च 24 जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भरी है वो 31 मार्च 27 तक तो पुराने प्रोविजन से भी भर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन क्या होगा, एक तो आपको ये 80,000 रुपये का रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, ये रिफंड नहीं मिलेगा आपको, अब ये गया सरकार के पास, ये पैसा गायब तो गया। तो ITR क्यों अलाउ कर रहे हो? एक तो आप 5000 रुपये दोगे, दूसरा आपका टैक्स बनना जरूरी है। आप ITR यू फाइल कर रहे हो तो आपका अगर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो ITR यू नहीं लेंगे हम आपकी, ठीक है। आपकी टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए ताकि उस टैक्स लाइबिलिटी पे हम इंटरेस्ट ले सकें, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी, वो लगेगी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी टैक्सेबल इनकम 0 है, निल है, तो आप 139(8) के लिए नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, आपकी 139(8) नहीं भरी जाएगी। तो इसी पीरियड को जो असेसमेंट ईयर 2 था, यहाँ से इसे क्या कर दिया उन्होंने 4 साल कर दिया 139(8) में, यानी कि अब मैं इसकी रिटर्न कब भर सकता हूँ 2029 तक भी भर सकता हूँ, फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर ना, तो यानी कि 2029 तक भी ITR भर सकता हूँ मैं भी। कंडीशन क्या है, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेट फीस देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो सब देना पड़ेगा, जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसके ऊपर आएगी। और जैसे जैसे पीरियड बढ़ता चला जाएगा ये बढ़ती चलेगी पेनल्टी, ध्यान रख लेना, 60% तक जाएगी ये टैक्स का 60%। अगर टैक्स आपका 30,000 है तो उसका 60% 18,000 हो गया, 18,000 रुपये की लेट फीस हो जाएगी उसके ऊपर, समझ गए। अगर आपकी ITR यू भरते थे, टैक्स लाइबिलिटी आई 30,000, तो 30,000 का 60%, है ना, इनकम का 60% नहीं है, 30,000 जो टैक्स लाइबिलिटी का, यानी कि 18,000 और भरने पड़ेंगे आपको 3 साल से ज़्यादा हुआ तो चौथे साल में जाके, है ना। वहाँ अलग अलग स्लैब है, 60% 70% ऐसा कुछ है, तो वो स्लैब है। पहले 24% 30% था, वो ठीक है। ITR तो भरोगे, हमसे कंप्लाइंट तो हो गए, नॉन कंप्लाइंट तो नहीं रहोगे। आपने टाइम पे भरी क्यों नहीं, आपकी गलती भी तो आप ही की है, आपने टाइम पे क्यों नहीं भरी। और FM ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में बोला भी था कि 90 लाख लोगों ने ITR यू भरी है जब से वो आया है,
90 लाख लोगों ने तो ITR यूं ही भरी है। सोचो सबने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये भी देंगे तो कितने पैसे आएंगे सरकार के पास। तो इसीलिए उन्होंने इस स्कीम को परमानेंट ही कर दिया। अब तुम 4 साल तक भर लो, हमारे क्या जा रहा है, हमें तो तुम कुछ दे के ही जाओगे ना। तो ये अमेंडमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी यह थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था, वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी
इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।